वो आगे, सब आगे। हाँ, तो कल हमने क्या पढ़ा था? राजस्थान के लोकगीत। याद करके आए हो सारे? करके आए हो? याद है ना सारी बातें? हाँ, पूछ ले हूँ। ठीक है, तो बता दो, बताओ। भारत की कोकिला किसे कहते हैं? और स्वर कोकिला? शाबाश, बैठो। अब बताओ। भारत के राष्ट्रगान को कौन सी पुस्तक में लिखा गया था और किसने लिखा था? बैठो। ठीक है, तो कल हमने बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी थी लोकगीतों के बारे में। क्या करवा दिया? क्या गलत बताया? उसको पहले किसने गाया था वाला? गौरी देवी डूंगरपुर की है और उसको वागड़ की मीरा बोलते हैं। ये मैं विद प्रूफ दिखाऊंगी बाहर। मैं दिखाऊंगी। ठीक। कौन सी अकादमी में? मैं दिखाऊंगी ना, बाकी भी बहुत सारी। सर, बंद हो जाएगा। तो राजस्थान के जो लोकगीत होते हैं उनको अलग अलग गायन शैलियों में गाया जाता है और उनकी अलग अलग मांड गायकियां होती हैं और उनकी अलग अलग राग होती है। लोकगीत जो गाए जाते हैं वो एक अलग राग में गाए जाते हैं, बिना किसी राग के कोई लोकगीत नहीं होता। तो हमारे राजस्थान में कुछ राग प्रचलित हैं, तो वो मैं पहले ऐसे करती हूँ कि राग लिखवा देती हूँ तुम्हें, जो जो प्रचलित राग है, फिर उसके बारे में वो राग कब गाई जाती हैं और किस किस समय पे, सुबह के समय, शाम के समय और कौन से उत्सव पे गाई जाती हैं, वो हम बाद में लिखते हैं। तो तुम्हें लिखना है। क्या? कल से जो पढ़ा है ना, उसके नीचे ये लिखना है लोकगीतों की राग। हम्म।
हो गया। अब सुनो, ये है भारतीय संगीत की राग। तो अब भारतीय संगीत की जो राग वो शुरू कहाँ से हुई थी, वो भी जरूरी है याद करना। तो जो भारतीय संगीत की शुरुआती राग थी यानी कि प्रारंभिक राग, उसे कहा जाता है राग कल्याण ईमन। ठीक है, राग कल्याण या फिर राग ईमन या फिर राग यमन, इसके 3 नाम है। जिसे तो अब एक हेडिंग डालो, उसके आगे लिखो भारतीय संगीत की प्रारंभिक राग। अब हमारे राजस्थान में जो लोकगीत गाए जाते हैं, जो दोहे गाए जाते हैं, तो राजस्थान में जितने भी दोहे गाए जाते हैं वो गाए जाते हैं देश राग या फिर सोरठ राग में। ठीक है, देश या सोरठ राग में तो राजस्थान के अधिकांश दोहे गाए जाते हैं। और जो युद्ध के समय जब राजा महाराजा युद्ध में जाते हैं तो युद्ध के समय जो राग गाई जाती है ना, वो गाई जाती है सिंधु राग या फिर मारू राग। उसी राग में गाए जाते हैं वो जितने भी लोकगीत गाए जाते हैं। तो अब लिखना है कि राजा महाराजा युद्ध के समय युद्ध पर जाते समय सिंधु या मारू राग में लोकगीत गाते हैं। लिखो युद्ध के समय गाए जाने वाले राग। अगली लाइन लिखो, राजस्थान के अधिकांश दोहे देश व सोरठ राग पर आधारित होते हैं। हो गया। अब एक है खमियती राग। खमियती राग होती है, वो होती है एक शुभ या मंगल कार्य पे जो राग गाई जाती है ना, जैसे पुत्र का जन्म होता है या फिर विवाह होता है, उस टाइम पे जितने भी लोकगीत गाए जाते हैं वो गाए जाते हैं खमियती राग में। ठीक है, और इसको इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, इसको कभी भी गाया जा सकता है। तो लिखो खमियती राग एक मंगल राग है जो विवाह एवं पुत्र जन्मोत्सव पर गाई जाती है। इसके नीचे लिखो
खमयती राग को कभी भी गाया जा सकता है। क्या लिख लो ये। हो गया। अब एक होती है भैरवी राग, ठीक है। खमयती राग और भैरवी राग दोनों कभी भी किसी भी समय गाई जा सकती हैं, लेकिन जो भैरवी राग है उसकी उत्पत्ति हुई है भैरव थाट से। तो आपको ऑप्शन दे दें कि भैरवी राग कभी भी गाई जा सकती है, कथन भैरवी राग कभी भी गाई जा सकती है। कारण, भैरवी राग की उत्पत्ति भैरव थाट से हुई है। अब बताओ, ए उसकी व्याख्या करता है, नहीं करता, सही है या गलत है? तो उसमें क्या करना है कि ऑप्शन दोनों ही सही है, लेकिन वो उसकी व्याख्या नहीं करता, क्योंकि किसी की उत्पत्ति किसी भी समय हुई हो या किसी भी चीज से हो, उसको उसके गाने के समय से कोई लेना देना नहीं है। तो अब नीचे हेडिंग डालो और उस पे लिखो भैरवी राग। थाट। इसको कभी भी गाया जा सकता है और किसी भी मंगल, मतलब कोई भी काम हो, जैसे लोकगीत गाते हैं ना, तो उसका कोई फिक्स नहीं होता, वो लोकगीत इसमें हो सकता है, भैरवी राग में वो लोकगीत हो सकता है। अब कुछ राग हैं जिनका एक टाइम शेड्यूल फिक्स होता है, तो मैं तुम्हें याद करवा देती हूँ वो। सबसे पहले होती है वीरवास राग। तो हम सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं तो थोड़ा मोटिवेट होके उठते हैं ना, सुबह सुबह एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है हमारे अंदर। तो ऐसे याद रखना है कि भोर के समय, यानी कि जब सूर्योदय नहीं हुआ होता है, सूर्योदय से पहले उठते हैं ना हम सब, नहीं उठते होगे तुम, तो सूर्योदय से पहले जब उठते हैं उस टाइम पे राग गाई जाती है वीरवास, ठीक है। वो तो हो गई सूर्योदय से पहले भोर के समय। उसके बाद में जब हम उठते हैं तो एनर्जी होती है ना हमारे अंदर, तो मतलब सुबह सुबह एनर्जी के धनी होते हैं हम, तो राग होती है धनी राग या फिर आशा राग। यानी कि थोड़ी उम्मीदें होती है ना कि आज का दिन हमारा बहुत अच्छा जाएगा, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो वो गाई जाती है सुबह के समय, 6 बजे से लेके 8 बजे तक, ठीक है। तो पहले क्या हो गई, प्रभात में वीरवास, फिर हो गई वीरवास, फिर उसके बाद में हो गई आशा या फिर धनी राग, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा जैसे ही हमने वो कर लिया, फिर आता है एक भैरव राग। भैरवी राग और भैरव राग दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब जैसे ही थोड़ी आशा और उम्मीद हो गई हमारे अंदर, उसके बाद में सुबह सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं ना, तो फिर हम कैसे याद रखेंगे कि हम करेंगे भैरू बाबा की पूजा, यानी कि भैरवी राग। तो 6 बजे से 8 बजे तक जो होती है वो होती है आशा राग या फिर धनी राग। उसके बाद में पूजा करेंगे, तो पूजा करने के बाद यानी कि 8 बजे से 10 बजे तक, ठीक है। पूजा करने के बाद हमारे अंदर थोड़ी सी खुशी आएगी, तो वो राग होती है गूढ़ मल्हार राग, ठीक। वो होती है 10 से 12। तो मैं तुम्हें एक बार लिखवा देती हूँ क्योंकि समझ में तुम्हें कुछ नहीं आ रहा होगा।
देखो। यही लिख देती हूँ। हो गया। हटाओ।
हो गया? आया कुछ समझ में? नहीं आया ना? ऐसे ही होता है। ये हमें याद करनी है अब, ठीक है? थोड़ी है, 5-7 ही है बस। बिली, वो हम ऐसे थोड़ी ना पूछ लेगा, मतलब ऐसे दे सकता है, टाइमिंग पूछ सकता है, तो हम याद करेंगे ना। तो सबसे पहले कौन सी बताई थी? वीरवार। ठीक है, तो सबसे पहले वीरवार जब हम सुबह उठते हैं, तो एनर्जी के साथ उठते हैं, तो यानी कि एनर्जी होती है ना हमारी, वीर होते हैं हम उस टाइम, ऐसे याद रखो। तो सूर्योदय से पहले हो गई वो। ठीक, उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में हम आशा होगी हमारे अंदर, थोड़े से धनी होके उठेंगे, तो वो हो गई प्रभात के समय। ठीक, उसके बाद में हो गई भैरव राग, यानी कि हम पूजा कर रहे हैं। ठीक, पूजा करने के बाद में हम थोड़ी से खुश होते हैं, तो वो खुश वाले से याद रखो कि मल्हार उत्पन्न होता है हम में। ठीक है, तो हो गया गुड़ मल्हार। ठीक है, गुड़ मल्हार के साथ एक और है, ताड़ी सोमेरी। तो कैसे याद रखेंगे कि इसी से याद रखो कि गुड़ मल्हार, यानी कि हम थोड़े खुश हो जाते हैं ना, तो आ जाती है गुड़ मल्हार। ठीक, फिर उसके बाद में दोपहर के टाइम में आती है सारंग राग। सारंग राग का टाइम बहुत बार पूछा गया है कि वो कब गाई जाती है, तो सारंग राग गाई जाती है दोपहर के समय। तो हमने ऐसे याद कर लिया कि हम थोड़े से खुश हो गए। ठीक है, खुश होने के बाद में हम क्या करेंगे? वो सारंगी नहीं बजाते मेवात साइड में, तो सारंगी बजाने लग जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद में जो हमारा, मतलब ऐसे याद रखो कि सारंगी बजाने के बाद में आती है सुहब राग। तो हम थोड़ा अच्छा फील कर रहे हैं, सु का मतलब अच्छा होता है ना, और हम ऐसे याद रखो कि हम अच्छे हैं, यानी कि सारंग बजाने के बाद हम थोड़ा अच्छे हो रहे हैं, तो सुहब राग। ठीक है, फिर सुहब राग के बाद आ जाती है मारू व कल्याण। तो मैंने बताया ना, सिंधु राग, मारू राग, इन रागों को जब हम युद्ध के समय जाते हैं, राजा महाराजा तो गाते हैं ना, तो ऑलमोस्ट युद्ध के समय जाने का टाइम नहीं होता खैर शाम का, लेकिन हम याद रखेंगे कि युद्ध के समय जाते टाइम मारू राग गाई जाती है, यानी कि शाम के टाइम पर मारू राग गाई जाती है। ठीक, उसके बाद में हो गया काफी। तो पूरे दिन से इतना कुछ कर लिया हमने, इतना पढ़ लिया, तो अब बहुत है, यानी कि हमारे लिए काफी हो गया वो। ठीक, और उसके बाद में सोरठ, यानी कि इतना सब करने के बाद में, सारी राग गाने के बाद में, अब हम आराम से सो सकते हैं। ऐसे याद रखो, इसकी एक ट्रिक ऐसे ही बना लो। सुबह सुबह वीर, उसके बाद में धनी राग, उसके बाद में गुड़ मल्हार राग, गुड़ मल्हार, भैरव राग, भैरव राग, उसके बाद में गुड़ मल्हार, फिर सारंग, सुहब, मारू व कल्याण, उसके बाद में हो गया काफी, और फिर हो गया सोरठ। हो गए? आगे चलो। अब मैंने कल बताए थे कि जो राजस्थान के लोकगीत हैं, उनको अलग अलग बांटा गया है। ठीक है, क्षेत्र के आधार पर बांटा गया है। तो क्षेत्र के आधार पर एक होते हैं मरुस्थलीय साइड के, एक होते हैं पर्वतीय लोकगीत, एक मरुस्थलीय लोकगीत, और एक होते हैं मैदानी लोकगीत। तो मरुस्थल वाला एरिया आता है। तो पहले तो ऐसे लिखो कि लोकगीतों की श्रेणियां क्षेत्र के आधार पर। सर,
तीन होते हैं, एक मरुस्थलीय, एक पर्वतीय और एक मैदानी। अब मरुस्थल वाला एरिया कौन कौन सा आता है? जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, जोधपुर, फलोदी, ये वाला एरिया है। तो मैं यहाँ पे ये भी लिखवा देती हूँ कि इसमें कौन कौन सा एरिया आता है। देखो, जैसलमेर, बाड़मेर, छोटा नहीं हो जाएगा, बीकानेर, बालोतरा, फलोदी और जोधपुर। अगला लिखो पर्वतीय। हो गया? तीन श्रेणियां होती हैं, मरुस्थलीय लोकगीत, पर्वतीय लोकगीत और मैदानी लोकगीत। अब मरुस्थलीय क्षेत्र में मारवाड़ का पूरा एरिया आता है। मारवाड़ में सबसे ज्यादा लोकगीत गाए जाते हैं, ठीक है। और मारवाड़ का एरिया ऐसा है कि उसमें बहुत घनत्व कम है, जन घनत्व कम है, यानी कि मकान दूर दूर है। तो पूरा एरिया खुला हुआ है, एकदम उन्मुक्त क्षेत्र है। इसलिए वहां पे कैसे गीत गाए जाते हैं? लंबी धुन वाले गीत गाए जाते हैं, लंबे स्वर वाले, जिनका जो धुन विस्तार होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए अब हम लिखेंगे, इनके बाद में सबसे पहले टॉपिक डालेंगे मरुस्थलीय लोकगीत, फिर उसके बारे में उसकी विशेषताएं लिखेंगे, कौन कौन सी जातियां गाती हैं वो लिखेंगे, और उसमें कौन कौन से लोकगीत आते हैं, ये सारे डिटेल्स। देखो, मरुस्थलीय लोकगीत, लंबे स्वर एवं लंबी धुन वाले गीत, उन्मुक्त क्षेत्र के कारण इनका धुन विस्तार अधिक होता है।
एक मारवाड़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा गाए जाते हैं विरह के गीत, यानी कि श्रृंगार गीत। श्रृंगार गीत जितने भी गाए जाते हैं ऑलमोस्ट मारवाड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं, तो इसलिए लिखो श्रृंगार गीत एवं विरह के गीत सर्वाधिक। अब इनकी जातियां, तो मारवाड़ क्षेत्र में कौन कौन सी जातियां पाई जाती हैं? कामड़, भोपा, मांगणियार, मिरासी, कलावंत और लंगा। तो ऐसे पूछ ले आपसे कि ये जाति कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि मारवाड़। या फिर ऐसे पूछ ले कि मरुस्थलीय लोकगीत गाने वाली जातियां हैं और उनमें 4 ऑप्शन दे दे। ये पूछ ले कि कौन सी नहीं है या कौन सी है, तो इसलिए लिखवा रही हूँ। देखो, लंगा, मांगणियार, मिरासी, कलावंत, सरगड़ा, कामड़, हो गया। अब है लोकगीत, तो बहुत सारे लोकगीत हैं, तो लोकगीतों को एक साथ लिखवाने से अच्छा है कि मैं ऐसे लिखवा देती हूँ कि मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन से। क्योंकि लोकगीतों के बारे में वो गया कि कौन सा कहाँ गाया जाता है ऐसे नहीं पूछा जाता। अब ऐसे पूछ लिया जाता है, 5-7 एक साथ दे दिए जाते हैं कि ये कहाँ कहाँ गाए जाते हैं। तो हम लिखेंगे इनके मरुस्थलीय क्षेत्र के कौन कौन से लोकगीत हैं। तो सबसे पहला लोकगीत होता है कुरजा। कुरजा पक्षी होता है ना, जो मारवाड़ में पाया जाता है। तो कुरजा एक लोकगीत होता है जो विरह का लोकगीत है। वो गाया जाता है जैसलमेर साइड में, जैसलमेर में ही गाया जाता है वैसे, लेकिन पूरे मारवाड़ में गाया जाता है। कुरजा जोधपुर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए जोधपुर और जैसलमेर में गाया जाता है। तो अगला लिखो। अब इसके नीचे मरुस्थलीय लोकगीत लिख लिया, इनकी जातियां लिख ली, इनकी विशेषताएं लिख ली। अब लिखो लोकगीत नीचे कुरजा। अगला है मूमल। सुना होगा ना, मूमल के बारे में तो सुना ही होगा। कौन थी? जैसलमेर की राजकुमारी थी, लोदरवा की राजकुमारी थी। और किसके साथ उसकी प्रेम कथा है मूमल की? महेंद्र के साथ। तो ये गाया जाता है, मूमल और महेंद्र की प्रेम कथा पर आधारित लोकगीत है। महेंद्र था अमरकोट पाकिस्तान का राजकुमार और मूमल थी लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी। तो ये एक श्रृंगारिक लोकगीत है। एक तो विरह गीत है। विरह गीत इसलिए है क्योंकि ये विरह में गाया जाता है, ठीक है। और श्रृंगारिक गीत इसलिए है क्योंकि इसमें मूमल के पूरे श्रृंगार का वर्णन किया गया है, सिर से लेके पैर तक, ठीक। तो इसमें लिखना है। और एक बात, मूमल लोकगीत है, उसको किसने लिखा था, किसने गाया था? सबसे पहले गाया था और लिखा भी था दप्पू खां ने। तो इसका गायक है, मूमल लोकगीत का गायक है दप्पू खां।
लिखो। मुमल श्रृंगारिक लोकगीत है, विरह गीत है। इसमें ये भी लिख लो मुमल वाले में, मुमल और महेंद्र की प्रेम कथा पर आधारित। केवड़ा, विरह गीत। केवड़ा एक वृक्ष होता है। हो गया। अब कुछ लोकगीत हैं, इनके बारे में ऐसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सा गीत है। बाकी के सबके नाम नाम है जो मरुस्थलीय क्षेत्र में गाए जाते हैं, तो उनके नाम नाम लिखने हैं, क्योंकि ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये वाला लोकगीत कौन से क्षेत्र में गाया जाता है। तो तुम अब इनके नाम लिख लो। इसके अलावा गाया जाता है एक जोरावा, सुना है? कहाँ गाया जाता है? जैसलमेर में। विरह गीत है। तो अब अगला लिखो जोरावा। पीपली, घूमर, घुड़ला, पणिहारी, सुपड़ो, एक वो भी लिखो केसरिया बालम, आओ नी पधारो हमारे देश। सुपना, कांवड़ियों, मलजी उमराव, अगला लिखो कीर्त्या। एक लिखो एक थम्बिया महल। मलजी उमराव के बाद लिखो कीर्त्या। कांवड़ियों, एक लिखो मौर्या, कागा। हो गया।
अगला लिखो पर्वतीय लोकगीत। तो पर्वतीय लोकगीत कौन कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं? सुवटियो, सुवटियो भी आ गए। सुनो, पर्वतीय लोकगीत कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में। तो पर्वतीय क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, तलुम्बर, ये प्रतापगढ़, ये वाले। तो जो हमने अभी पढ़ा कि मारवाड़ में जो लोकगीत गाए जाते हैं वो बहुत उन्मुक्त क्षेत्र होता है, इसलिए उनकी जो धुन होती है वो बहुत लंबी होती है उन्मुक्त क्षेत्र के कारण। अब जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, ये इनका जो संगीत है वो अभी बहुत प्रारंभिक अवस्था में है। तो मतलब ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक अवस्था में संगीत कौन से लोकगीतों का है? ठीक है, तो इनका जो संगीत है वो अभी प्रारंभिक ही अवस्था में, मतलब इनके ज्यादा बड़े लोकगीत नहीं होते, 2 से 4 लाइनों का ही लोकगीत होता है इनका। तो एक तो हो गया कि ये प्रारंभिक क्षेत्र के हैं, प्रारंभिक अवस्था का संगीत है। दूसरा, 2 से 4 लाइनों पर ही इनका संगीत टिका हुआ होता है। ठीक है, इनकी धुन बहुत सरल होती है, सिंपल होती है। ठीक है, बहुत कम समय के लिए गाए जाते हैं। दूसरी एक खास बात, इनकी खास बात ये होती है कि इनके साथ ये लोकगीत जब गाए जाते हैं तो इनके साथ मांदल बजाई जाती है। ठीक है, तो अब हमें लिखनी है इनकी विशेषताएं। देखो, 2 से 4 शब्दों पर आधारित होता है इनका संगीत, ऐसे लिखना है। और इनके साथ मांदल बजाई जाती है। हो गया? अब इसमें आते हैं कुछ लोकगीत। पटेलिया, बीछियो, लालर। एक बार एक क्वेश्चन आया, पटेलिया, बीछियो, लालर क्या है? ऑप्शन: तोप, बुर्जे, लोकगीत, और एक ऑप्शन कोई और दे दिया। तो मतलब ऐसे ही करके पूछा जा सकता है, या तो ऐसे पूछ सकता है कि कौन से क्षेत्र के लोकगीत हैं, यही पूछेगा, या फिर ऐसा कोई लोकगीत जिसके बारे में उसकी जानकारी पूछ ले, जैसे ये पूछ ले कि मूमल जो लोकगीत है उसको किसने गाया था? दप्पू खान ने। ऐसा कोई, बाकी इनमें ऐसे ही पूछा जाता है कि पर्वतीय लोकगीत कौन से हैं और कौन से नहीं। तो अब हमें लिखना है कि कौन कौन से हैं। तो लिखो पटेलिया, लिख देती हूँ। बीछियो,
लालर। ये लिख लो, फिर बाद में बताती हूँ। ये भी लिखना है? नहीं, ये स्त्री और पुरुषों का साथ का है। ये दोनों आदिवासियों का है, इसीलिए तो पर्वतीय है। दो और लिख लो। हो गया? तीसरे हैं मैदानी लोकगीत। अब मैदानी लोकगीतों में कौन कौन सा एरिया आता है? जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतलती, जारा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये सारा। तो ये जो साइड के एरिया के लोकगीत है ना, ये श्रृंगारिक लोकगीत होते हैं, भक्ति के लोकगीत होते हैं। ठीक है, ये बहुत सरल लोकगीत होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भक्ति के गीत गाए जाते हैं। मेवात का क्षेत्र है, इसलिए गाए जाते हैं रतबई, रणबाजा, रसिया, ये सारे। और उधर भक्ति के गीत गाए जाते हैं, इसलिए कौन से हो गए? सबसे फेमस लोकगीत है एक कैला देवी का। कौन सा है? लांगुरिया गीत। तो इसमें लिखो कि श्रृंगारिक गीत होते हैं, भक्ति के गीत होते हैं।
इसमें एक लोकगीत है पंछीड़ा। ये किसने लिखा था? माणिक्यलाल वर्मा ने। हो गया? अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान समय में राजस्थानी लोकगीतों को मंच पर लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो उसका आंसर होगा इकराम राजस्थानी को, जो कहाँ का है? चोमू का। और चोमू कहाँ पड़ता है? जयपुर में। तो ये एक लाइन लिखो नोट करके। राजस्थानी लोकगीत को सही मंच देने का श्रेय इकराम राजस्थानी को जाता है। राजस्थानी लोकगीतों को सही मंच देने का श्रेय इकराम राजस्थानी को जाता है। और इसके कोष्टक में लिख लेना चोमू, जयपुर। एक ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कभी ऐसे पूछ लिया जाए चौबाली क्या होता है, तो कभी सुना है? तो चौबाली जो होता है वो राजस्थानी लोकगीतों का संस्मरण होता है, ठीक है? उसके लिए यूज किया जाता है शब्द चौबाली। तो एक ये लिखो। हो गया? अब लोकगीत गाए जाते हैं। अब इनके बारे में इतनी बेसिक जानकारी क्या, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हो गई। अब है लोकगीत, वो हमें पता है कि कौन कौन सा लोकगीत होता है। ऑलमोस्ट लोकगीतों के नाम हमें पता है ना। ऐसे पूछा जा सकता है कि किसी लोकगीत का नाम दे दिया और ये पूछ ले कि ये किस अवसर पर गाया जाता है, तो हम इनको दो अलग अलग तरीके से लिख लेते हैं। एक तो शिशु के जन्म पर कौन से लोकगीत गाए जाते हैं, विवाह के अवसर पर कौन से लोकगीत गाए जाते हैं, और मृत्यु पर कौन से लोकगीत गाए जाते हैं। तो लिखो शिशु जन्म पर गाए जाने वाले लोकगीत। अब तो पहले यही ऐसे लिखो, इसके बारे में जानकारी। ये हूंस जो लोकगीत होता है उसका नाम सुना है? कब गाया जाता है ये? तो ये जब गाया जाता है जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, तो वो अपनी सास से खाने की चीजें मांगती है। तो मतलब उस टाइम पे ये लोकगीत गाया जाता है, क्योंकि सास होती है ना ऐसी, नहीं देती खाने को, नहीं देती उस टाइम पे, तो उसको बहुत सारी चीजें खानी होती हैं उस टाइम पे, मन करता है ना कुछ भी खाने का, तो इसलिए वो अपनी सास से चीजें मांगती है ना, तो उस टाइम पर गाया जाता है ये हूंस लोकगीत। तो इसके आगे भी लिख लो, गर्भवती महिला द्वारा अपनी सास से खाने पीने की चीजें मांगने के लिए। वापस बोलो, गर्भवती महिला द्वारा अपनी सास से खाने पीने की चीजें मांगने हेतु।
ये तो सुना ही होगा। घुघरी भी सुना है ना। एक होता है हालरियो और इसी का नाम होता है काबलिया। ये शिशु के जन्म पर गाया जाता है, हालरियो या काबलिया। इसके बारे में एक जानकारी और लिखो। ये जैसलमेर में गाया जाता है और मांगणियार जाति के द्वारा गाया जाता है। इसमें एक और लिख लो, जलवा। अब 2 बार, अरे एक ही है ये। इसी को ही काबलिया कहा जाता है। शिशु जन्म पर वो घुघरियां बांटते हैं ना, गेहूं की बना के उसको उबाल के फिर गीत गाते हैं, तब बांटी जाती है ना, उस टाइम घुघरियां बांटा करें तो लेंगे तो यहाँ पे। हो गया। ये है शिशु जन्म पर ये गीत गाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हूस तो फिर भी थोड़ा समझ में आता है। ये जच्चा, होलर, लोरी और ये घुघरी और ये जलवा पूजन, पीड़ो, ये सब समझ में आते हैं हमें। हमें समझ में क्या क्या नहीं आ रहा, ये इसका कोई पता ही नहीं चल रहा कि ये शिशु जन्म पर गाया जाता है। इसके बारे में पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा गाया जा सकता है, कब गाया जाता है और कहाँ गाया जाता है। ठीक है, अगला लिखो। अब लिखो विवाह के उत्सव पर। इसमें 2 गीत हैं।
एक है सेंजा और एक है मोरिया। तो सेंजा गीत कब गाया जाता है? सेंजा गीत इसलिए गाया जाता है कि अच्छे जीवन साथी की तलाश में लड़कियों द्वारा गाया जाता है कि उन्हें अच्छा जीवन साथी मिले, इसलिए गाया जाता है ये सेंजा गीत। ठीक है। और एक मोरिया, तो मोरिया गीत कब गाया जाता है? जब किसी की सगाई हो जाती है ना और उसकी शादी नहीं होती, तो वो लड़की गाती है कि उसकी सगाई हो गई और उसकी शादी नहीं हो रही, यानी कि विवाह में देरी हो रही है। तो विवाह में देरी होने पर गाया जाता है मोरिया, और अच्छे जीवन साथी के लिए गाया जाता है सेंजा। देखो। और ये विरह गीत है मोरिया, क्योंकि विवाह में देरी हो रही है तो विरह गीत होगा ना, तो इसलिए लिखो विरह गीत है। अब जब शादी हो रही है तो शादी के टाइम पे रात्रि जागरण करते हैं ना, जम्मा रिखिया वो तो उधर लोकगीतों वाले में है। जो रात्रि जागरण करते हैं ना, वैसे जागरण किया जाता है जिसमें दो गीत गाए जाते हैं। एक पहले, सबसे पहले विनायक पूजा, विनायक पूजा के समय गाया जाता है विनायक गीत। और जो, हाँ रात्रि जगह लिखो, रात्रि जागरण के। इसमें दो है, तो प्रथम लिख लो विनायक गीत और दूसरा अंतिम गीत कुकड़ी गीत। ओज को, उसकी क्षेत्र विशेष के अनुसार भाषा अलग हो सकती है। रात्रि जागरण के गीत है, लेकिन ये रात्रि जागरण वो जागरण नहीं है। ये रात्रि जागरण है कि जब विवाह के टाइम पर जो जागरण किया जाता है ना, उसमें दो गीत गाए जाते हैं। विनायक पूजा के टाइम पर विनायक गीत, और जो रात्रि जागरण का गीत होता है जो लास्ट लास्ट में गाया जाता है उसको बोलते हैं कुकड़ी गीत। देखो। हो गया। अगले नाम लिखो। देखो, बन्ना बन्नी गीत, एक लिखो जलो, जलो गीत कब गाया जाता है? जब बारात का डेरा देखने जाती है ना स्त्रियां, जला गीत, जिसको जलो एंड जलाल भी कहा जाता है। उसके दो नाम है, एक नाम है जला गीत, दूसरा नाम है जलो एंड जलाल गीत। तो, हम्म, इसके आगे इसके बारे में भी लिखो, बारात का डेरा देखने जाते समय महिलाओं द्वारा। अगला लिखो कांकन डोरा।
अगला लिखो पीठी या फिर उबटन या फिर हल्दी। इसे हल्द हाथ भी बोलते हैं। कब गाया जाता है ये? हल्दी लगाते टाइम गाते हैं ना। अब हल्दी तो लगी गई, अब घोड़ी भी चढ़ी जाएगा, तो लिखो घोड़ी गीत। अगला लिखो बिंदोली। ये बिंदोली कब गाया जाता है? बिंदोली गीत के बारे में ऐसे पूछा जाता है, बिंदोली जब गाया जाता है जब रिश्तेदार बुलाए जाते हैं ना, शादियों में रिश्तेदार आते हैं, फिर जब रिश्तेदार वापस जाते हैं उनके घर, उस टाइम गाया जाता है बिंदोली गीत। तो लिखो मेहमान की विदाई के लिए। हाँ, बिंदोली गीत और इसके आगे लिखो मेहमानों की विदाई के समय। अगला लिखो सीठने। कब दिए जाते हैं ये? सीठने जब वो दूल्हा खाना खा रहा होता है ना, अगले दिन, शादी के अगले दिन जब ससुराल आता है, तो उस टाइम दिए जाते हैं ये सीठने। अगला लिखो फलसड़ा। ये बहुत बार पूछा जाता है। और ये लिखो अतिथियों के आगमन पर, विवाह में अतिथियों के आगमन पर। अब एक होता है मायरा, उसका मतलब क्या होता है? भात भरते टाइम। तो उसका नाम है मायरा या फिर वीरा या फिर जीत्या। देखो इसकी भाषा अलग अलग क्षेत्र के अनुसार अलग अलग हो सकती है। अब इसमें आते हैं तोरण गीत। कुछ तोरण गीत कब गाया जाता है? बस। और ये जो तोरण है ना, ये एक स्वागत गीत है, दूल्हे के स्वागत के लिए गाया जाता है ये। एक होता है कुकड़लू गीत। तो ये जो तोरण और कुकड़लू है, दोनों ही स्वागत गीत हैं। तो तोरण तो उस टाइम गाया जाता है जब वो तोरण पे आता है ना दूल्हा, उस टाइम। और एक होता है कुकड़लू, तो वो कुकड़लू गीत गाया जाता है जब वो दूल्हा होता है, जो उस दूल्हे की सास होगी, वो उसे रस्सी से मापेगी। ठीक है, उस टाइम गाया जाता है कुकड़लू। तो लिखो कुकड़लू गीत।
हो गया। अब एक होता है फेरा, तो फेरे होते हैं, उसके टाइम पे भी गीत गाया जाता है ना, तो उसका ऐसे ही पूछा जाता है कि फेरा गीत, तो अगला इसका नाम ही लिख लो, फेरा गीत। अब इतना सब हो गया, उसके बाद में विदाई होती है ना दुल्हन की, तो विदाई के टाइम पे दो गीत गाए जाते हैं, एक तो हो गया कोयलड़ी और एक हो गया जखड़ी। दो अलग अलग गीत हैं, दोनों अलग अलग लोगों के द्वारा गाए जाते हैं। जो कोयलड़ी है वो उसके घर वालों के द्वारा गाया जाएगा, और जो जखड़ी है वो उसकी सखियों के द्वारा गाया जाएगा। तो लिखो विदाई पर। एक होता है ओल्लू। ओल्लू गाया जाता है जब विदाई पर, जब याद आती है ना उसकी लड़की की उसके घर वालों को, तो गाया जाता है ओल्लू गीत। एक होता है पावणा। तो पावणा, पावणा और सीठने दोनों एक समय पे गाए जाते हैं, लेकिन पावणा गाया जाता है जब वो भोजन कराते टाइम टाइम दामाद को, ठीक है। और उसके बाद में जब वो भोजन कर रहा होता है ना, पहले पावणा गाया जाता है, उसके बाद में सीठने दिए जाते हैं, गालियां देते हैं, वो गाली गलौच गीत है। तो इसमें एक और लिख लो पावणा गीत, और उसके आगे लिखो दामाद को भोजन कराते समय। एक होता है मायरा और एक होता है झूलरिया, दोनों एक ही समय पर गाए जाते हैं। मायरा भात भरते के टाइम गाया जाता है ना, और झूलरिया भी भात भरते समय गाया जाता है। तो ये लिखो झूलरिया गीत और उसके आगे लिखो भात भरते समय। एक होता है कामण, ये गाया जाता है जब दूल्हा दुल्हन होते हैं उनकी नजर लग जाती है ना, तो दूल्हे को नजर से बचाने के लिए गाया जाता है कामण गीत। तो लिखो कामण, उसके आगे लिखो। हो गया, बस। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। तो कितने हो गए, कल पढ़ेंगे। ये आज पढ़े हैं शिशु जन्म पर और विदाई पर, विवाह के टाइम पर। अब कल पढ़ेंगे